Hello friends, today we will study chapter number 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है? उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन है? फर्स्ट ऋग्वेद। ऋग्वेद तो उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है, ये सबसे प्राचीन वेद है। सेकंड यजुर्वेद, ये उत्तर वैदिक ग्रंथ है। थर्ड अथर्ववेद, ये भी उत्तर वैदिक ग्रंथ है। फोर्थ ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी उत्तर वैदिक ग्रंथ है। फिफ्थ उपनिषद, ये भी उत्तर वैदिक ग्रंथ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ 2 है, 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ किसे कहते हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये जो ग्रंथ लिखा गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, ये ऋग्वेद के बाद लिखा गया है, इसीलिए इसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ जो है ना खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में लिखे गए थे। ये उत्तर भारत के गंगा यमुना क्षेत्र में लिखे गए थे। पुरोहितों द्वारा इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। ये जो ग्रंथ में है ना अनुष्ठान के बारे में बताया गया और उस समय के सामाजिक नियमों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट सूची में क्या है? वैदिक काल वर्ण विभाजन। सेकेंड में वर्ण आधारित कार्य विभाजन। फर्स्ट ब्राह्मण क्या करता था? ब्राह्मण यज्ञ करवाता था। शूद्र क्या करता था? सेवा करता था। वैश्य क्या करता था? व्यापारी का काम करता था। और क्षत्रिय क्या करता था? रक्षा करता था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया? 4 वर्गों में विभाजित किया। ये जो 4 वर्ग है यही वर्ण कहलाता है। ठीक है, कौन कौन सा वर्ग है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। जितने भी ये वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सबके अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग जो था ब्राह्मणों का था, जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करता था। ब्राह्मण क्या करवाता था? वेद का जो अध्ययन करता था और अध्यापन करता था, पढ़ाने का काम करता था और साथ में यज्ञ भी करवाता था। दूसरे थे क्षत्रिय, जो शासक वर्ग था। इसका कार्य युद्ध व लोगों की रक्षा करना था। क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और तीसरा स्थान था वैश्य या वैश्य के थे। तीसरा स्थान किसका था? वैश्य का था, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालक और व्यापारी आते थे। वैश्य के अंतर्गत कौन कौन आता था? पहला कृषक आता था, दूसरा पशुपालक आता था, तीसरा व्यापारी आता था। शूद्रों का स्थान अंतिम था। अन्य 3 वर्णों की सेवा इनका कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाता था। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर की बात कह रहा है। तो क्या है ए में? उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाता था। हाँ, महिला को क्या? शूद्र के समान माना जाता था। दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। किसका अध्ययन का अधिकार नहीं था? वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक अस्पष्टीकरण नहीं, आर जो है ना इसका एक अस्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा।
उत्तर वैदिक काल में प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। किसको? औरत को क्या क्या माना जाता था? शूद्रों के समान माना जाता था। सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। किसको किसको वेद का अध्ययन का अधिकार नहीं था? महिला को और शूद्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। सेकंड, शूद्रों को अछूत माना जाता था। थर्ड, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। फर्स्ट में क्या है? क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। हाँ, क्षत्रिय को और वैश्य को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा, शूद्रों को अछूत माना जाता था। नहीं। तीसरा, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। हाँ, इसलिए 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। किसको किसको यज्ञ करने का अधिकार था? क्षत्रियों को था और वैश्य को था यज्ञ करने का अधिकार। ठीक है। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई। अछूत की अवधारणा जो है कब आई? वैदिक काल के बाद आई। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। कब तक नहीं माना जाता था अछूत? उत्तर वैदिक काल तक। ठीक है। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा शवों को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना जाता था। अछूत किसको किसको माना जाता था? एक तो शिल्पकार को माना जाता था, दूसरा शिकारी को अछूत माना जाता था, तीसरा भोजन संग्राहक वाले को अछूत माना जाता था, चौथा जो शवों को जलाता था वह दफनाता था उसको अछूत माना जाता था। ठीक है। वैदिक काल के अंत तक उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही था। जितना भी वर्ण था ना उसका निर्धारण जन्म के आधार पर ही था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। सेकेंड, उप महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। क्या इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्या है? ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं था। हाँ, ये सही है, स्वीकार नहीं था। दूसरा, उप महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, कौन सा क्षेत्र में? पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का प्रभाव क्या था? बहुत सीमित था। ये भी सही है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। उपयुक्त दोनों कथन सही है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानने लगे थे। अब क्या होने लगा कि राजा जो है ना खुद को पुरोहित से श्रेष्ठ मानने लगे थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। किसके आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे? जन्म के आधार पर। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। व्यवसाय के आधार पर भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। वही इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, कहाँ? पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुरोहितों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये जनपद बस्ती निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित है? ठीक है। फर्स्ट, पुराना किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये सही है। पुराना किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में है। ये भी सही है। अतरंजी खेरा कहाँ स्थित है?
अतरंजी खेरा एटा में स्थित है, ये भी सही है। इसलिए 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। महायज्ञों को करने वाले राजा आगे चलकर जन के राजा न होकर जनपदों के राजा होने लगे। पहले ये जन के राजा हुआ करते थे, उसके बाद अब जनपदों के राजा होने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह, जहाँ जनता बस रहा है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा इनमें प्रमुख है। जनपद के लोग फसल उगाने लगे थे। जनपद के लोग कौन कौन से फसल उगाने लगे थे? गेहूं का फसल, धान, जौ, दालों, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाने लगे थे। इन पुरास्थलों में से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन से बर्तन मिले? विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कैसा कैसा होता था? कुछ धूसर और कुछ लाल रंग का होता था। चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकार के रूप में है। कैसा है? सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकार के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। दूसरा, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? फर्स्ट क्या? महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। हाँ, महाजनपदों की बहुत सारे राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ठीक है, ये सही है। सेकंड, राजा सेना रखने लगे थे। हाँ, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। अब सेना को वेतन दिया जाने लगा और वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। नहीं, ये तो सही है, राजा सेना रखने लगे थे, ये सही है, और वेतन भी दिया जाने लगा था, ये भी सही है। लेकिन वेतन का जो संपूर्ण भुगतान है ना, ये जो संपूर्ण भुगतान है, ये आहत सिक्कों के रूप में नहीं दिया जाता था। कुछ भुगतान ही आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, ऑप्शन ए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहे जाने लगा। कब हुआ? ये 2500 वर्ष पूर्व। पहले जो जनपद था उसमें से कुछ जो जनपद था अधिक महत्वपूर्ण हो गया, जिन्हें महाजनपद कहे जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। क्या किया जाता था? किलेबंदी किया जाता था। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ लोग भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था। भुगतान कैसे किया जाता था? आहत सिक्कों के रूप में, लेकिन ये संपूर्ण भुगतान नहीं किया जाता था। ठीक है, कुछ भुगतान ही किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाजनपदों की कर प्रणाली किसकी? महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। सेकेंड, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। उपयुक्त कथन कौन सा सही है? अब कथन सही पूछ रहा है, तो फर्स्ट क्या? प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता। ये 1/3 हिस्सा नहीं, 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते हैं। 1/6 हिस्सा, ये गलत है। कारीगरों को श्रम कर के रूप में भुगतान करना होता था। हाँ, ये कारीगर को क्या किया जाता था? श्रम के, उसके राजा के यहाँ एक दिन काम करना पड़ता था। तो इसीलिए 2 सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर।
महाजनपदों के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और इनके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अब जो महाजनपद का राजा होने लगे तो उनको विशाल किला बनवाना पड़ता था और उनको बड़े बड़े सेना रखनी पड़ती थी। इसके लिए अब सेना जब रखेगा तो प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होगी और जब संसाधन की आवश्यकता होगी तो कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। अब राजा लोग तो क्या करता था, राजा पहले उपहार लिया करता था लोगों से, लेकिन अब क्या करने लगा, वो कर को नियमित कर दिया। राजा लोगों द्वारा समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर रहते थे। पहले क्या होता था, राजा उपहार पर निर्भर रहता था, अब नियमित कर वसूलने लगा। राजा अब क्या करने लगा, नियमित कर वसूलने लगा। फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। उस समय का जो अधिकांश लोग थे ना, कृषक ही थे। उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते हैं। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। सेकंड, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। थर्ड, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है। फर्स्ट क्या, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। हाँ, ये सही है, जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। सेकंड, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। हाँ, ये भी सही है। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। नहीं, ये गलत है। इसीलिए 1 और 2 आंसर होगा। 1 2 ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। आखेटक व संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। कौशाम्बी कहाँ है, इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी जो है कौन सी महाजनपद की राजधानी थी, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। कौन, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। सेकंड, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़ककर करने के बजाय धान के पौधे का रोपण करके शुरू कर दी थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन सही पूछ रहा है। फर्स्ट है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। हाँ, अब जो फाल था हल का वो लोहे के बनने लगे थे। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़ककर करने के बजाय धान के पौधे का रोपण करके शुरू कर दी थी। हाँ, पहले क्या करता था, लोग धान की खेती जो है ना बीज छिड़क दिया करता था, लेकिन अब क्या करता था, अब पौधे का रोपण करने लगा। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ गई। जब
लोहे के फाल बनने लगे तो भूमि जो है ना, जो भी कठोर भूमि था उसकी जुताई अच्छी होने लगी, जिससे फसल की उपज बढ़ गई। लोगों ने धान के बीज छिड़ककर उपजाने के बजाय धान के पौधे रोपण की प्रक्रिया सीख ली थी। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते व पैदावार ज़्यादा होती थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम अधिकतर दास कौन कौन करता था? दास करता था, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोन नदी मगध से होकर गुजरती है। गंगा और सोन नदी मगध से होकर गुजरती है। हाँ, सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, ये भी सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही? तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर बहती है। गंगा और सोन नदी किससे होकर बहती है? मगध से बहती है। अतः ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती थी। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? मगध का शासक कौन नहीं रहा था? बिंबिसार मगध का भी शासक था, अजातशत्रु भी मगध का शासक रहा और महापद्मानंद भी मगध का शासक रहा। प्रसेनजीत मगध का शासक नहीं रहा। बिंबिसार, अजातशत्रु और पद्मानंद मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजीत जो थे ना, वो कौशल महाजनपद का राजा था। कहाँ का था? कौशल महाजनपद का राजा था प्रसेनजीत। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? राजगिरी मगध का राजधानी रहा, पाटलिपुत्रा भी मगध का राजधानी रहा, श्रावस्ती नहीं रहा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर, तो सही उत्तर 1 और 2 होगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया, जबकि श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हाँ, सही है, उसने मना कर दिया। सिकंदर, सेकेंड है, सिकंदर की सेना ने भारत के शासकों के पैदल, रथ और हथियारों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थे। हाँ, ये भी सही है। तो कथन दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 2300 वर्ष पूर्व मेसिडोनिया, किसकी? मेसिडोनिया का राजा सिकंदर कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया का राजा था। विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पहुँचा? व्यास नदी के किनारे पहुँचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल सेना, रथ और हाथियाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मगध के निकट ही वज्जी राज्य, कौन सा राज्य? वज्जी राज्य। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वैशाली। वज्जी की राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं।
गण या संघ की शासन व्यवस्था कहाँ थी? वज्जी में था। मथुरा सुरसेन, कौशाम्बी वत्स और चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता नहीं। एक शासक नहीं था, एक से अधिक शासक रहता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। हाँ, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2 नंबर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था। गण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से है। गण या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। गण या संघ में कितने शासक होते थे? एक शासक नहीं होता था, एक से अधिक शासक होता था। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता है। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे। ये सभाओं में बैठकर बहस, बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभा में हिस्सा नहीं लेते थे। ये जो सभा होती थी उसमें कौन कौन हिस्सा नहीं लेते थे? स्त्री नहीं लेता था, दास नहीं लेता था और कमकार हिस्सा नहीं लेता था। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गण या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो गुप्त ने किया था। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनकी राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासक ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में मिला लिया। कौन विजय प्राप्त किया था? गुप्त शासक ने। दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। दीघ निकाय कब लिखा गया था? 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? वस्कार था। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को वज्जी संघ पर आक्रमण के संदर्भ में सलाह लेने हेतु बुद्ध के पास भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। हाँ, सही है। एथेंस में एक सभा थी, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। हाँ, ये भी सही है। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। हाँ, औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था, इसलिए 1 और 2 सही है। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं था। हाँ, औरत को क्या था? नागरिकों का दर्जा नहीं था, इसीलिए ये भी सही है। यहाँ क्या पूछ रहा है? सही कौन सा है? तो तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चलती रही। वहाँ 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार सभा बुलाई जाती थी। साल भर में कितने बार? 40 बार बुलाई जाती थी सभा। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। यहाँ पर औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिला था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी यहाँ पर खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। थैंक यू दोस्तों।